अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेजबान बिलाल खान। और आप इस वक्त मॉर्निंग स्पॉट के उस ट्रेन के अंदर चढ़ चुके हैं जिस ट्रेन को हम पूरे शहर में लेकर जाते हैं, फिर पूरे मुल्क में लेकर जाते हैं और फिर मुल्क से बाहर भी आपको विजिट कराते हैं। और फिर जब ट्रेन कहीं कहीं मुकामात पे रुकती है तो वो खबरें भी, वहाँ की खबरें भी आपको सुनाते हैं। खबरनामा भी स्टार्ट हो जाता है और फिर कहीं सेहत की बातें होती हैं, कहीं लाइफ स्टाइल की बातें होती हैं, कहीं पर आपको कुछ टिप्स देते हैं कि आप बच्चों की परवरिश कैसे कर सकते हैं, और कहीं पर टिप्स देते हैं कि आप माँ बाप का ख्याल कैसे रख सकते हैं। लेकिन होता यह है कि इन 2 घंटों के अंदर हम मुस्कुराते रहते हैं, तो मुस्कुराहट के साथ हमारे जुड़ जाइए और अगले 2 घंटे के लिए हमारे साथ शामिल हो जाइए, इस ट्रेन पे सवार हो जाइए। और सबसे पहले हम जो हमारी ट्रेन की पहली बोगी है उसमें अच्छी बात का आगाज करते हैं। और अच्छी बात यह है आज की कि अक्सर एक ख्याल दिल में आता है कि वाह 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 वाह, आज तो आपका शायराना मूड हुआ हुआ है। हाँ, मतलब मुझे ये लगता है कि जिस खूबसूरती और तरतीब और हिकमत के साथ अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है, क्या वाकई ये सब कुछ बस यूं ही है? क्योंकि या फिर हर शय के पीछे कोई मकसद तो छुपा हुआ होगा ना। तो जब हम रोज़मर्रा की चीज़ों पर गौर करते हैं तो जैसे अगर हम किसी एक लीफ को देख लें, पत्ते को देख लें सिर्फ, तो उसमें भी आप देखें पूरी वेन्स, पूरी कायनात दिखाई देती है। पानी की बूंद हो गई या एक चूंटी को ही देख लें, मतलब अल्लाह ताला ने तो कुरान में मच्छर की भी एग्जाम्पल दिया है, यानी कि कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी अल्लाह ताला ने बेमकसद और फजूल पैदा नहीं की है। तो जितना ज़्यादा हम देखते हैं ना, उतना ज़्यादा हम सोचते हैं और उतना ही ये दिल मानने लगता है कि हाँ, ये सब कुछ एक ख़ास मकसद के तहत है। देखिए अफशीन, आप बड़ी प्यारी प्यारी बातें बताती हैं सुबह सवेरे, और आई एम सो हैप्पी एंड जस्ट वांट टू अप्रिशिएट यू कि आप इतनी काम की चीज़ें बता रही होती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ ना बेकार या फजूल नहीं बनाई। तो अगर आप इस वक्त हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो ज़रा दोबारा से कानों को साफ करें और सुने। आप बेकार नहीं हैं, आप फजूल नहीं हैं, आपसे कोई ना कोई काम लेना है। अब आ जाते हैं उन बेजान चीज़ों के ऊपर जो हर शय है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, एक मायने रखती है ना और एक पैगाम रखती है। तो हमें चाहिए कि अपनी जिंदगियों के अंदर ना, आज आपसे मुखातिब हूँ, बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ, जो जहाँ जहाँ मुझे बैठकर सुन रहे हैं। और ये भी हमें बताया गया कि एनटीएन सबसे ज्यादा लाहौर के एयरपोर्ट पर भी देखा जाता है। तो एयरपोर्ट के ऊपर भी जो मुसाफिर इस वक्त बैठे हुए हमें सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हिजरत भी कर रहे होंगे, कहीं जॉब्स के लिए हिजरत कर रहे होंगे, कहीं पर अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे होंगे, कहीं पर छुट्टियां मनाने जा रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। जो लोग जहाँ बैठे हुए, इस हिकमत को पहचाने, इस मकसद को समझें और अपनी जिंदगी को ना बामकसद अंदाज में गुजारें और ये सोचें कि मुझसे क्या काम लेना है, मेरी कोई ना कोई क्वालिटी है, उस क्वालिटी के जो है वो बरक्स मैं क्या कर रहा हूँ, और उस क्वालिटी के जो है वो साथ में मिलकर कोई ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ कर रहा हूँ, कोई ऐसी कारामद चीज़ कर रहा हूँ जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, जिससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, मेरे अहले खाना को फ़ायदा हो रहा है, किसी न किसी को फ़ायदा पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। बिल्कुल, कोई भी दुनियावी ज़िंदगी में अगर कामयाब हो, बल्कि आखिरत में भी इससे अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है। तो इस तरह हम अपनी तख्लीक के जो असल मकसद है ना, उसको पूरा करके अपनी ज़िंदगी को बामायनी बना सकते हैं, कामिल कर सकते हैं। तो ये तो आज की अच्छी बात है। वैसे ये बताएं बिलाल, आपका वीकेंड कैसा गुजरा? वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा, और वीकेंड एक दिन मैच ने आपका मजा किरकिरा तो नहीं कर दिया? देखिए मैच तो खैर ये वो आने जाने वाली चीज है, जंग में आओ तो बेटा पता लगेगा। वैसे असली खिलाड़ी तो हमारे फौजी हैं, बॉर्डर पे जो होते हैं। ऑनेस्टली आई वाज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैच ना। मुझे ऑलरेडी पता था यार, जैसे हमेशा की तरह पाकिस्तान हारता है, अभी भी हारेगा इंडिया से। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंडिया से हम खेलते ही हारने के लिए है ना, क्योंकि हमें पता है जंग के महाज पे तो हमने जीतना है। और इंडिया को भी अपनी सुबकी मिटाने के लिए ना कोई ऐसा चीज़ चाहिए थी। कभी वो आबी जारियत कर रहा है, तो कभी उसने सोचा कि यार अब ना, पहले तो पाकिस्तान से मैच खेलते हुए वो कतराता था, अब कहता है नहीं नहीं खेलो, ताकि जो है ना मतलब कुछ इनकी ऐसी डील होती है, क्या होता है कि बस उनको पाकिस्तान को हराना होता है। तो चलो उस तरह से खुश हो जाए। आप डील को छोड़ें, ये जो पाकिस्तानी खिलाड़ी इनकी डील डॉल पे बात करें ना, इनकी डील डॉल ऐसी हो गई है कि फिटनेस का शायद कहीं ना कहीं फुकदान है, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस का फुकदान है। तो जो हमारे इस वक्त पीसीबी चेयरमैन है और खास तौर पे वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, जरा सा बस आपने थोड़ा सा काम ये करना है, इनकी एक दौड़ लगवाएं, 1.5-2-2.5 किलोमीटर की दौड़ लगवाएं, जिसका सांस फूल जाए
उसको आप बाहर कर दें। ये दौड़ लगाने के चक्कर में दौड़ा नहीं जा रहा था ग्राउंड के अंदर। नहीं, मुझे लगता है ये क्रिकेट टीम जो है ना ये तो परफॉर्म कर नहीं रही। इनकी जगह जो हमारे एथलेटिक्स में है ना, उन लोगों को आप क्रिकेट में चांस दीजिए, मेरे ख्याल में वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि हमारी क्रिकेट टीम ने तो हमें बस डिसअपॉइंट ही करना है। क्रिकेट का ना मैं शायद इतना ज्यादा कोई क्रेजी फैन नहीं हूँ, लेकिन वो क्रेज होता है ना, वो चीज मुझे लगता है 2016-17 में खत्म हो गई थी। उसके बाद पॉलिटिक्स में ज्यादा क्रेज हो गया था कि पॉलिटिकल मूवमेंट्स क्या क्या हो रही हैं, क्या नहीं हो रही। लेकिन उससे ज्यादा मुझे एक चीज का और क्रेज है। अच्छा। वो है फिटनेस। अच्छा। जिम जाना, एक्सरसाइज करना, अपनी डाइट का ख्याल रखना, कोई ऐसी चीज ना खाना जिससे बहुत ज्यादा वेट गेन होता है। कभी कभी मजा चखने के लिए खा लेते हैं। तो आज हम आपको एक लाइफ स्टाइल जो है वो टिप्स देने जा रहे हैं। मोटापा आज के जदीद दौर का एक बहुत बड़ा सेहत का चैलेंज बन गया है कि जो दुनिया भर में लाखों अफराद को मुतासिर कर रहा है। अब ये एक ऐसा मसला बन गया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जिस्म में चर्बी की गैर मामूली मिकदार जिस्मानी वजन को हद से ज्यादा बढ़ा देती है। कभी मोटापा न सिर्फ जाहिरी खूबसूरती और खुद एतमादी को मुतासिर करता है, बल्कि इसके नतीजे में मुख्तलिफ बीमारियां भी आपके अंदर ही अंदर जन्म ले रही होती हैं। Am I right? बिल्कुल ऐसा ही है। ओबेसिटी जो है ना एक बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान का मसला है, ये हर जगह आप देखें तो आपने देखा होगा बहुत सारे ममालिक में ज़्यादातर मैंने देखा है क्रिकेट टीम जैसे क्रिकेट में तो खैर सभी लोग फिट होते हैं, लेकिन बहुत सारे अक्सर ममालिक ऐसे होते हैं जहाँ बिल्कुल एक ही खासतौर से जापान या चाइना को देख लें एक ही डील डोल के लोग होते हैं। वो कद भी उनकी एक ही जैसी होती है, काट और जिस्मानी साख, मतलब कभी भी वो मेरे ख्याल में ओवरवेट नहीं होते। तो मेरे ख्याल में अपने आपको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि आप थोड़े से भी ओवरवेट हो रहे हैं, वहीं पर आप ना अपने आप को फौरन से एक्सरसाइज और इन चीज़ों में लगा लें ताकि ओबेसिटी की तरफ बढ़ने से आप बच सकें। और क्योंकि ज़ाहिर है ये मुतादिद बीमारियां लेकर आती है, जिसमें डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, स्ट्रोक और इवन कैंसेरियस भी होती हैं ना। तो इसकी बुनियादी वजूहात में ना जो प्रॉब्लम आती है जिन चीज़ों में, वो तो ज़ाहिर है एक गैर मुतवाज़न ग़िज़ा हो गई। आपने मतलब जंक फूड्स खा लिए, मतलब उसके आदी हो गए। जंक फूड आप हफ्ते में एक आध दफ़ा खाए ना चीट डे के तौर पे, वो इतना नुकसान नहीं देता। आपने डेली की अगर आपने जंक की डाइट बना ली है या रोगनी खाना शुरू कर दिए हैं बाहर के, तो वो तो जाहिर है आपको प्रॉब्लम होगा। मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर 2011, यस दैट वाज द फर्स्ट ईयर कि जब मैंने जिम्नेजियम के अंदर कदम रखा था। और मुझे नहीं पता था कि डंबल्स कैसे उठाते हैं, मुझे नहीं पता था कि एक्सरसाइज कैसे करते हैं। मुझे सिर्फ एक चीज़ पता थी कि बचपन से जब हम जागते थे, सोकर जब उठते थे, तो हमारे दादा जो कि फौजी आदमी थे, तो वो पीटी करवाते थे, मतलब हाथों को ऊपर नीचे लेके जाना, एक्सरसाइज करना, भागना दौड़ना। फिर वो सुबह सुबह जो है वो बराबर में ग्राउंड था, हरियाली थी, वहाँ पर दौड़ाना। तो वो एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में एक ज़रा सा मुख्तलिफ सा फ़र्क ये था कि मुख्तलिफ थी ये चीज़ कि जब जिम गए तो वहाँ पे एक अंदाजे के मुताबिक वेट उठाना पड़ता है। तो 2011 से 2025 इट्स बीन लाइक 14 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं जिस वक्त एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज करने से आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि आप ठीक है कभी ना कभी आप ऊपर नीचे हो जाते हैं, मोटापे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, कभी डिप्रेशन में होते हैं, कभी एंजाइटी में होते हैं, कभी परेशानियां होती हैं। कुछ लोगों का वेट गेन हो जाता है, उनका मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है। कुछ लोगों का वेट लूज हो जाता है, वो दुबले हो जाते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे खाना ना खाएं तो फूलने लगते हैं, एक्सरसाइज छोड़ दें तो फूलने लगते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो खाना खाते हैं नहीं खाएं तो दुबले होने लगते हैं, एक्सरसाइज ना करें तो दुबले हो जाते हैं। ये दो अलग मेटाबॉलिज्म होते हैं। आपने करना क्या है, अपने आप को फिट रखने के लिए कम से कम घर में भी अगर आप है ना तो वॉक करने का, तेज वॉक करने का, जिसे आप चहलकदमी कहते हैं, वो अपने अंदर जरूरी है। एक रूटीन पैदा करें, फिर आप ऑटोमेटिकली जब आप वॉक करके अपने जिस्म को गर्म करेंगे और आपके पसीना आना शुरू होगा, आपको एक्सरसाइज करने की ख्वाहिश खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। और एक दफा आप जिम जाएंगे तो फिर आपको वो लत लग जाएगी। लेकिन बिलाल, जिनके जेनेटिक्स में ये प्रॉब्लम होती है वो लोग क्या करें फिर? देखिए, ये सारी चीज़ें अपनी जगह है कि जेनेटिकली प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी होता है, डाइट बैलेंस नहीं होती है, कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं। आप इनिशिएट तो करें, आप स्टार्ट तो लें। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सोचा तो होगा कि अब इस साल, नए साल का रेजोल्यूशन है कि हमें जिम जाना है, हमें एक्सरसाइज करनी है। कितने लोग हैं जिन्होंने थोड़ी सी मशक्कत करके, थोड़ा सा टाइम निकाल के घर में ही एक्सरसाइज शुरू कर दिया। आजकल तो यूट्यूब पे सारी एक्सरसाइजेज मौजूद है। एक मैट खरीदना है, मैट भी नहीं खरीदे, एक चादर ही बिछा लें ज़मीन पर और उस पर एटलीस्ट स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस तो करें। अपने मसल्स को आप, जानवरों को अगर आप देखें ना, जानवर जब सोकर उठता है या कहीं एक जगह से बैठकर उठता है तो वो
आगे जाकर स्ट्रेच करता है, अपने पैरों को पीछे जाके स्ट्रेच करता है। तो स्ट्रेचिंग भी कुदरती अमल है, तो स्ट्रेचिंग शुरू करें, ये खुद ब खुद सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। बिल्कुल, मोटापे को सिर्फ एक जाहिरी मसला नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये एक संजीदा तिब्बी मसला भी है और सेहतमंद जिंदगी के लिए इसका ये मौसर तदारुक और रोकथाम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाया जाए और रोजाना चहलकदमी की जाए, अपने तिब्बी मौलिज से राब्ता करके इसकी हिदायत को फॉलो किया जाए, तो यकीनन मोटापे को हम शिकस्त दे सकते हैं। कुछ लोगों का मोटापा इसलिए भी नहीं जा रहा होता, कुछ हमारी बहनें हैं उनको पीसीओएस हो जाता है, कुछ हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं कि उनके जिस्म में वो फैट जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो वेरी गुड पॉइंट अफशीम कि आप एटलीस्ट स्टेप तो लें, आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपके लिए बैठा हुआ है, वो आपको बताएगा कि इशू क्या है। बैलेंस डाइट दे के आपको जो है ना एक रूटीन में ले आएगा, कुछ मेरे ख्याल में आपको कुछ दवा भी देगा जरूर कि किसी तरह आप जो है फिटनेस की तरफ वापस आए। अच्छा अफशीन, फर्क पड़ता है और जब फर्क पड़ना लगता है ना तो आपको खुद अपने आप को देखकर शीशे में अच्छा लगता है, फिर आप और मेहनत करते हैं। बहरहाल ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है, इंजन स्टार्ट हो चुका है, अब लेकर जा रहे हैं आपको रात भर की खबरों की तरफ उन ममालिक में और फिर इस मुल्क के उन शहरों के अंदर जहां जहां ट्रेन रुकेगी वहां की खबर आपको देंगे। सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको अमरीका, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के हवाले से इसराइल को मोहतात रहने का पैगाम दे दिया। अमरीकी सदर ने सहाफियों से गुफ्तगू की है और उसके दौरान में कतर को बेहतरीन इत्तेहादी करार देते हुए कहा कि कतर के साथ खास ताल्लुकात हैं, कतर के अमीर अजीम रहनुमा हैं। बिल्कुल, और ट्रंप ने सहाफियों से के सवाल पे बताया कि कतर पर इसराइली हमलों के हवाले से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के लिए उनका क्या पैगाम है। तो अमरीकी सदर ने कहा कि इस हवाले से इसराइल को बहुत मोहतात होना होगा, क्योंकि उन्हें हमास के बारे में कुछ करना है, लेकिन कतर अमरीका का अच्छा इत्तेहादी और बहुत से लोग ये नहीं जानते। तो बहरहाल अमरीका कतर से अपने बायलैटरल रिलेशंस अच्छे रखना चाहता है, लेकिन जाहिर है जब इसराइल उस पर हमला करेगा तो कतर सबसे पहले अमरीका से ही नाराज़ होगा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना इसराइल कुछ काम करे और अमरीका की उसमें कोई मतलब से ना हो। तो डेफिनेटली मतलब एक होता है ना कि आप हाथी के दांत दिखाने के कुछ खाने को कुछ पीछे से, तो जाहिर है वो इसराइल के साथ ही है और सब कुछ उसी की मंशा से हो रहा है, लेकिन ये कि उसने अपने सफारती ताल्लुकात भी बेहतर रखने हैं, तो इसकी वजह से उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट्स तो देनी है कि हाँ भाई हमारे ताल्लुकात कतर से अच्छे हैं, और उन्होंने इसराइल को मुतनब्बे कर दिया, एक तरह से वार्न कर दिया। तो दुनिया की नज़र में तो यही चीज़ आ रही है ना कि हाँ अमरीका ने कतर का साथ दिया इस सिलसिले में, लेकिन ऐसा आपको पता है कि आफ्टर ऑल कुरान में ये बात जब वाज़े कर दी गई है कि ये लोग एक ही हैं, ये जो यहूदी हैं, ईसाई हैं, ये सब लोग एक ही हैं, और जहाँ तक के मुसलमान हैं तो उन लोगों को एक होना चाहिए। तो ये आखिर में जाके ऐसा ही कुछ बहरहाल ये अभी ऑन रिकॉर्ड बात आ गई है, अब देखें ये एक्टिंग है, ड्रामा है, जो भी, लेकिन थोड़ा सा मुतनब्बे किया गया है। जरा सा मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन को फौरन अमेरिका से ईरान पहुंचाएंगे और ईरान ने भी कुछ कहा है, और ईरान के हवाले से भी आपको कुछ खबरें बताते चलें कि ईरान ने मुसलमान ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा कर दिया है, जबकि ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं अली लारीजानी ने एक बयान में कहा कि किसी अमली इक़दाम के बगैर सिर्फ तकारीर पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। दैट वाज योर पॉइंट, जो आप एक महीने से कह रही हैं। जब भी खबर होती थी तो आप ये जुमला जरूर कहती थी कि ये सिर्फ क्या कहते हैं कि मुंह से अल्फाज अदा करने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू डू समथिंग। तो अब ईरानी लीडर ने भी आपकी बात सुन ली है, उन्होंने यही कहा है कि मुतालबा किया है कि मुसलमान ममालिक जो है वो इसराइल के जुनूनी हुकूमत के खिलाफ एक मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाए, और ये फैसला सहूनी हुकूमत के सरपरस्तों को परेशान करने के लिए काफ़ी होगा। अली लारीजानी ने कहा है कि मुसलमान ममालिक ने फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए कुछ नहीं किया, तो कम अज़ कम खुद को तबाही से बचाने के लिए ही कोई फैसला करें। तो ईरान, क्योंकि जाहिर है वो भी इसराइल का मतलब जख्म खाया हुआ है, तो जिसने जो भी ममालिक है ना जो इसराइल से डसे हुए हैं, तो वो तो होश में आ गए हैं। जैसे ईरान जो था पहले भारत का बहुत साथ देता था, अब भारत से होशियार हो गया है, चौकन्ना हो गया है, अब वो पाकिस्तान की तरफ उसका ज़्यादा रुझान है। इसी तरह वो तमाम मुस्लिम ममालिक को मिल बैठने की दावत दे रहा है, एक रूम बनाने की बात कर रहा है, जिसके ज़रिए क्या होगा कि वो तमाम मुस्लिम ममालिक आपस में मिल बैठेंगे और कोई एक मुतफ़िक़ा करारदाद पे ना वो मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे कि इसराइल जो है अगर किसी एक कंट्री पे हमला करे तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी, तो वो ऐसा होगा कि जिस तरह से उसने सारे मुस्लिम ममालिक पे हमला किया है। तो इस और एक और इजिप्ट ने भी एक अपनी तजवीज़ पेश की है
कि इजिप्ट ने कहा है कि एक नेटो के तर्ज का आप हाँ एक नेटो के तर्ज का आप बनाएं मिलिट्री पावर के, जिसकी वजह से तमाम मुस्लिम ममालिक एक पेज पर आ जाए और किसी एक पर हमला सब पे कंसिडर किया जाए और इस तरह से सब मुत्तहिद हो जाएं। तो ये वक्त है तमाम मुस्लिम कंट्रीज के मुत्तहिद होने का, क्योंकि इसराइल ने तो एक के बाद दूसरे अभी तुर्की पे भी हमला करने जा रहा था, इसी तरह वो तुर्की पे हमला करना था तो कतर पर हो गया। तो अब वो के इजिप्ट की बारी है, तो इजिप्ट ने पहले ही क्योंकि इजिप्ट जो है इसराइल से मिलिट्री पावर में बहुत आगे है, तो इजिप्ट ने पहले ही इसराइल को वार्न कर दिया है कि अगर आपके कोई भी एयरक्राफ्ट हमारी हुदूद में आए तो वो वापस नहीं जाएंगे। तो ये इजिप्ट ने भी कह दिया है, ईरान ने भी कह दिया है, आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम कंट्रीज सारी मिल बैठकर, और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इसमें तुर्किया भी शामिल है, तो तमाम जितनी भी एक अगर अच्छा सा मुस्लिम ममालिक का ये बैठक हो जाए, जो कि होने नहीं दिया जाएगा। आपको पता है ना, इससे पहले भी जब हुआ था तो वो तमाम जितने भी लीडर्स उसमें शामिल थे सबको कत्ल कर दिया गया था। तो एक एक करके फिर अब ये किस तरह से ये एक मुनज़्ज़म देखते हैं बहरहाल के आगे किस तरह से इसको मुत्तहिद होते हैं। अभी ज़रा मुस्लिम अरब ममालिक के अंदर ये मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन को घुमाते हैं और आज होने वाले अरब इस्लामी सरबराही इजलास में पेश की जाने वाली करारदाद का मुसव्विदा सामने आ चुका है। मुजव्विज़ा करारदाद में कहा गया है कि कतर पर इसराइली हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को खतरे में डाला। मुसव्विदे के मुताबिक कतर पर इसराइल का वहशियाना हमला और गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी, जबरी कहत और गैर कानूनी आबादकारी न सिर्फ खित्ते के अमन को खतरे में डाल रही है, बल्कि अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात के मौजूदा मुआहदों को भी खतरे से दो चार कर रही है। और याद रहे कि इसराइली जारियत के खिलाफ कतर से इज़हार यकजहती के लिए अरब और इस्लामी ममालिक का दोहा में 2 रोज़ा इजलास जारी है और आज होने वाले सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। आपको याद है बिलाल, जब जो प्रेसिडेंट ट्रम्प थे उन्होंने कतर का दौरा किया था तो कतर ने अपने कितने बिलियंस के एयरक्राफ्ट तोहफे में दिए थे। 400 बिलियन का 400 बिलियन का एयरक्राफ्ट उन्होंने ट्रम्प को गिफ्ट किया था और अब देखें ना वो कहाँ गया वो गिफ्ट। तो ये तो सब कोशिश होती है कि किसी तरह उनकी गुड बुक्स में शामिल होना, लेकिन कुछ भी आप कर लें उनकी गुड बुक में शामिल नहीं होंगे। इवेंचुअली उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज़ को इसी तरह से एक एक करके उस पर हमला करना है और अपनी सबकत जाहिर करनी है। तो इससे पहले कि वो मज़ीद ऐसी कोई कार्रवाई करे, तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को मिल के बैठना चाहिए। बिल्कुल तो अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्की सूरत हाल की, जिसमें अगर हम सैलाब की सूरत हाल की बात करें तो दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफे का सिलसिला जारी है और फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहाँ पानी का बहाव बढ़कर 6,35,000 क्यूसेक हो गया है। बिल्कुल, सखर बैराज पर जो दरमियाने दर्जे का सैलाब है और यहाँ पानी की जो आमद है ना वो 5,06,000 क्यूसेक पर हो चुकी है और कोटरी बैराज पर जो निचले दर्जे का सैलाब है और बहाव है वो 2,78,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि अगर हम इंडस रिवर की बात करें, दरियाए सिंध की बात करें तो उसमें कोट, मिठन, राजनपुर, चाचड़ा शरीफ पर पानी की सतह 11.7 फीट पर आ चुकी है। जबकि लाड़काना 7 में हिफाजती बंद के जो आकिल आगानी लूप बंद के मुकाम पर बड़ा रेला ये गुजर रहा है, जबकि 20 से ज़ायद देहात यानी कि गांव डूबने के बावजूद भी कच्चे के रिहायशी मुंतकिल होने पर तैयार नहीं है। जबकि कह रहे हैं बंद को मजबूत करने के लिए पत्थर भी मंगवा लिए गए हैं। वही बात जो हमने कही थी कि कच्चे के इलाके के जो लोग हैं वो वहाँ से क्यों मुंतकिल होंगे, जबकि उनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी जा रही ना, उनके घरों की, उनके माल असबाब की कोई सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, तो वो कैसे मुंतकिल होंगे। और फिर उनको जहाँ वो मुंतकिल होंगे वहाँ कैंप्स में गुजारा करना पड़ेगा। तो ये और ज़्यादा एक ऐसी चीज़ मतलब उनका रिहैबिलिटेशन प्रोसेस फिर कितना मुश्किल होगा, उसमें वो कब तक सफ़र करेंगे। तो इसकी कोई गारंटी या वारंटी या इस तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। तो इस वजह से ज़ाहिर है वो कच्चे के इलाके के लोग नकल मकानी पर थोड़े से रिलक्टेंट हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि ज़रा सा कुछ ट्रेन को उड़ने की भी ख्वाहिश है तो ट्रेन से हम जहाज़ में शिफ्ट हो जाते हैं, आसमानों का रुख कर लेते हैं।
कुछ बादलों के बारे में आपको बताते हैं कि बादल आज बरसेंगे कि नहीं बरसेंगे, जबकि बादल जो है वो कराची के बादलों की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि खासा धोखा देने में ना, वफादारी से बेवफाई की तरफ जाने में ना खासे मशहूर हैं। वो कहते हैं ना कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। तो कराची में तो ऐसा ही होता है, खूब गरजेंगे खूब बरसेंगे, लेकिन वही जैसे क्रिकेट मैच, बल्कि मैच को तो फिर भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई पाकिस्तान ने हारना ही हारना है, लेकिन जो कराची का मौसम है ना वो कोई आज तक प्रिडिक्ट नहीं कर मैच का जिक्र कर रही हैं, आप बहुत दुखी भी हैं ना, कल दिल दुखा है आपका। बस ये तो मतलब ऑलरेडी अंडरस्टूड था ना, मतलब मुझे कोई दुख वुख भी नहीं, मुझे ऑलरेडी आई वाज नॉट इवन लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैच, तो मुझे पहले ही से पता था क्या होना है। और हम ऐसा दिल रखते ही नहीं है कि जो दुख जाए। जबकि महकमा मौसमियात ने जो कहा है कि कराची शहर में कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया गया है, और आज जब आ रहा था तो हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। 24 घंटों का ये बताया कि भाई मतलब जुज़वी बरालूद और मौसम मरतूब रहने का जो है वो इम्कान है। अब कहीं पर हल्की बारिश होगी, कहीं पर तेज होगी, लेकिन होगी बूंदाबांदी, इससे ज्यादा नहीं होगी। और महकमे मौसमियात ने बताना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने तक का इम्कान है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक इस वक्त जो हवा में नमी का तनासुब है ना वो 81% है, जबकि समंदरी हवाएं 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। ठीक है भैया, तो यानी कि आज कराची में बूंदाबांदी हो सकती है, मौसम खुशगवार रहेगा तो लोग खुश हो जाएं, क्योंकि हम ये छोटे मोटे बूंदाबांदी पे ही खुश हो जाएं तो यही कराची के लिए काफी जब मौसम की बात हो रही है तो अब ट्रेन को लेकर जाएंगे सूबे पंजाब में, और सूबे पंजाब पहुंचते ही सबसे पहले दरिया चनाब की बात करते हैं। पंजंद जो बैराज है उस पर दरिया चनाब में बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो आ चुका है। गुड्डू बैराज में अगले 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, शदीद सैलाब का खदशा है, अलर्ट जारी कर दिया गया है, जगह खाली करा ली गई हैं। शुजाबाद है, राजनपुर है, बिहाड़ी है और दर्जनों देहात हैं जो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। लाखों अफराद, लेट मी कोट यू द नंबर्स, के लाखों मुतासरीन, चारचड़ा में सैकड़ों घर तबाह दरिया बुर्द हुए हैं, जबकि हज़ारों एकड़ जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। अफशीन बिल्कुल, सादिकाबाद में नबी शाह के मुकाम पर ज़मींदारा बंद टूट गया है और पानी आबादी में दाखिल हो गया है। अवाम नकल मकानी करके महफूज जगहों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। तो ये सब तो हमने इंटीरियर की सूरत हाल की बात कर रहे हैं, फिर भी हम बहुत महफूज मुकाम पर है, अल्लाह का शुक्र है। जबकि यहाँ से समंदर कितना नज़दीक है और यहाँ पर जो है नदी नाले भिपर गए, तो सोचे क्या सूरत हाल हो सकती है। फिर भी वो कहते हैं ना अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, तो बस हम बचे हुए हैं। बहरहाल सिंध में जो सैलाबी रेले से है ना वो कोई बंद नहीं टूटा है और सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल है। वज़ीर आला सिंध ने भाई कह दिया है कि गुड्डू बैराज का दौरा करते हुए उन्होंने कह दिया है कि कोई बंद नहीं टूटेगा। बिल्कुल, और सैलाबी जो सूरत हाल है वो इस वक्त अंडर कंट्रोल है, और मीडिया से बात तो खैर की है उन्होंने, अब जो मीडिया का शुक्रिया भी अदा किया है। बहरहाल मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म के क्लाइमेट और ज़रई इमरजेंसी लगाने पर भी बिल्कुल, क्लाइमेट और ज़रिए इमरजेंसी वक्त की अहम ज़रूरत है। ये बिलावल भुट्टो के विजन की एक बहुत ज़बरदस्त बात है कि उन्होंने इस ज़रिए इमरजेंसी को नाफिज करने की बात की है और इसमें तमाम उन लोगों को बिजली के बिल माफ़ कर दिए हैं जो इसमें सैलाब से मुतासर हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अच्छा, एक दफ़ा फिर हमें दोबारा कतर जाना पड़ेगा ट्रेन को लेकर, क्योंकि कतर के जो दारुल हुकूमत दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास की तैयारी के लिए वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सरबराहाने मुमलिकत के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं। और जो डिप्टी वज़ीर आज़म हैं इसहाक डार साहब, वो भी शिरकत उनकी है। वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में इजरायली हमले के बाद की सूरत हाल पर भी गौर होगा। और इसहाक डार ने ईरानी, मिस्री, मलेशियन हम मनसबों से मुलाकात की है। कतर और दीगर मुस्लिम ममालिक और गैर कानूनी इसराइली हमलों पर मज़म्मत भी की गई है। तो अच्छा है, ये सब ममालिक मिल बैठ रहे हैं और आगे के लाहेमल तश्कील दे रहे हैं। बात करेंगे अब सदर मुमलिकत की, जिन्होंने चीन एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। हमारे सदर मुमलिकत जो है आसिफ जरदारी, उन्होंने मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से AVIC कॉम्प्लेक्स पहुंचे और इंजीनियर्स और साइंसदानों से मुलाकात की है। और आसिफ जरदारी को J-10C, JF-17 और J-20 स्टेल्थ फाइटर पर ब्रीफिंग दी है। आसिफ जरदारी ने कहा है कि ये जो J-10 और JF-17 हैं, इन्होंने पाक फिजाई को मजबूत बनाया है। बेशक जो हमारे मई में 2025 के मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हुआ था, उसमें इन तैयारों की कारकर्दगी नुमाया रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ हमारे ये के पायलट्स और जो हमारे तैयारे हैं, हमारी जो मिलिट्री माइट है वो मजबूत है, बल्कि हमारी सरहदें भी महफूज हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हो सकता है इन अपकमिंग फ्यूचर
कतर से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली। कतर से हमें मिलिटरीली जो डेटरेंस के वेपन होते हैं वो बड़े अच्छे मिले, और हो ये भी सकता है कि रफ़ेल की बात कर रहे थे ना, सो वी विल हैव समथिंग वेरी सरप्राइजिंग पाकिस्तान एयरफोर्स के पास। तो ये थोड़ी सी एक अंदर की खबर थी, मैंने कहा शेयर कर दूं। कल आप लोग जो है वो मैच देख के थोड़ा सा डिसाइड हो गए थे, तो डिसाइड घबराना नहीं है, दिल आपका जो है ना वो अभी तक जिंदा दिल होना है। आपने कुछ चीज़ें आ रही हैं सरप्राइजिंगली कतर से, तो लेट्स सी के क्या आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको कहा था वजीर आजम ने दौरा किया है। हाँ। और उस वक्त दौरा किया था जब हमला हुआ था। चलो शुक्र है कतर को एहसास हो गया कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप को तैयारे देने के बजाय अपने मुस्लिम कंट्रीज को ही अपना नरिश करें, ताकि जो है ना हमारी मिलिट्री माइट में इजाफा हो और ये इवेंचुअली तमाम मुस्लिम ममालिक के हक में। ये इसीलिए मैंने आप लोगों का दिल बहलाया है। वो कहते हैं ना कि एक चॉकलेट देके बच्चे से फिर अच्छा सा काम करा लेते हैं कि बेटा ये काम करना। तो अब जो मैं खबर सुनाने जा रहा हूँ उसके लिए दिल बहलाना जरूरी था। आप ही पढ़े मुझसे क्योंकि ना बैट चला ना गेंद चमकी, शाहीनों की परवाज शुरू होने से पहले ही जमी बोस हो गई। एशिया कप T20 अगर टूर्नामेंट की बात करें, उसके छठे मैच में भारत का टाकरा हमारे पाकिस्तानी शाहीनों से था और पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी। ये तो हो गई खबर। अब करते हैं इसका पोस्टमार्टम। भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान को जो है वो रन मशीन बना दिया था और 128 रन का हदफ दिया, जो कि दैट वाज नॉट बहुत बड़ा कोई हदफ था। भारत ने 3 विकेटों का नुकसान भी बनाया और 16वें ओवर्स में पूरा कर लिया। पाकिस्तानी जो है वो बैटर्स के बाद बॉलर्स की भी नाकिस कारकर्दगी, साइम अयूब के अलावा कोई पाकिस्तानी बॉलर विकेट हासिल नहीं कर सका, जबकि सूर्या कुमार यादव ने नाकाबिले शिकस्त 47 रन की इनिंग खेली है। मुझे यही समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान करने क्या गया था इस मैच में, मतलब वो सिर्फ मुंह चढ़ाने गए थे कि देखो जंग नहीं गया था। मतलब इससे तो आप गली मोहल्ले में अच्छा खेल लें, मतलब वो बच्चे जो क्रिकेटर्स हैं, खैर क्या बोले। अब शुभमन गिल ने 10, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा 31 रन बनाकर साइम अयूब के शिकार बने और पहली गेंद से ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई थी। और आपने तो देखा होगा टॉप ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर था हमारा। पाकिस्तानी टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाए बस। मतलब साहिबजादा फरहान के अलावा कोई बैटर ना चल सका। 40 रन की जो इनिंग खेलकर ये लोग बस नुमाया रहे। शाहीन आफरीदी की भी जा रहे हैं ना बल्लेबाजी देखने में आई, उन्होंने कुल 33 रन की इनिंग खेली और भारत के कुलदीप यादव ने 3, जसप्रीत बुमराह ने और अक्षर पटेल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। तो ये तो हमारे मैच का खुलासा था। ये तो हो गई मैच की बात ना। एक हरकत बहुत अजीब सी हुई जो मुझे पसंद नहीं आई। आप ठीक है, आपके अंदर एक एटीट्यूड होता है, एक प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है, फिर उसके साथ साथ आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। बीइंग अ एथलीट, बीइंग अ प्लेयर, बीइंग एन आर्टिस्ट, आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि आपको जहाँ पर भी बेइज्जती फील हो वहाँ पर आप वो अपना एटीट्यूड जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप प्रोफेशनली अगर चलें तो हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तानी खिलाड़ी, ठीक है, जीत हो हार हो बाकी सारी चीज़ें होती रहे, लेकिन वो खड़े थे ग्राउंड के अंदर, क्योंकि हाथ मिलाने के लिए टीम्स आती हैं। जो सेकंड टीम पवेलियन जाती है, पवेलियन में बैठी होती है, तो वो उतर कर आती है और वो हाथ मिलाती है। तो फिर पाकिस्तानी टीम यहाँ पर मौजूद थी और इंडियन जो बल्लेबाज हैं और जो इंडियन बॉलर्स हैं, जो इंडियन टीम है, उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। पवेलियन में देखे रहते और खिड़कियां बंद कर ली। एक तो ये कैमरामैन का शुक्रिया। अच्छा। मैं मैच अगर देखता हूँ तो कैमरामैन की वजह से देखता हूँ। ये दिखाते हैं सारे मोमेंट्स। उनके चेहरों के ऊपर नजर आ रहा था कि वो हाथ मिलाना नहीं चाहते, वो मिलना नहीं चाहते, या उनको कहीं ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया कि भाई खेल कर वापस आ जाना, मुंह नहीं लगाना। तो फिर भी पाकिस्तानी जो इस वक्त वही बात है ना, पूरी टीम है, यही जो मोहसिन नकवी है उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा इनका स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ गया, स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ है इनकी। वो अच्छा नहीं था। स्पोर्ट्समैन को पॉलिटिसाइज नहीं करें, आप पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स के हटकर आप गेम खेलें ना, लेकिन खैर हमारे यहाँ तो पॉलिटिक्स ही हर चीज़ है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हम अपने टूरिज्म के सेगमेंट पर जाते हैं, जिसमें आज हमें किला रोहतास लेके जा रहे हैं हम आज आपको। और पाकिस्तान में एक तारीखी किला है और अपनी एक अलग शनाख्त रखता है और वक्त की आजमाइश का भी सामना कर रहे हैं, मगर एक किला है जो आज भी अपनी शान व अज़मत में खड़ा है और ये है किला रोहतास। और ये किला जहलुम के करीब पोठोहार की नमकदार ज़मीनों में वाक़ है। ओके, अब ये इस पर एक रिपोर्ट बनाई गई है, तो वो रिपोर्ट ज़रा देखते हैं कि हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से इसके ऊपर कुछ चीज़ें फाइंड आउट करके, रिसर्च करके जो लेकर आए, वो आप भी देखें और हम भी देखते हैं। पाकिस्तान में तारीखी किले अपनी एक अलग शनाख्त रखते हैं और वक्त की आजमाइश का सामना भी कर रहे हैं, मगर एक किला है जो आज भी अपनी शान व अज़मत पर खड़ा है और वो है किला रोहतास।
ये किला जहलम के करीब पोटोहार की नमकदार जमीनों में वाक़ है। बुनियाद इसने अफगान बादशाह फरीद खान, जिन्हें शेर शाह सूरी भी कहा जाता है, तकरीबन 5 साल की मेहनत से तामीर हुआ, जहाँ एक तरफ नाला कस, दूसरी तरफ नाला घान, तीसरी तरफ गहरी खाइयां और घना जंगल दिफाई रुकावटें हैं। जंगल और पहाड़ों में बनाए गए किले रोहतास के बारे में कहा जाता है कि उसको तामीर करने में शेर शाह सूरी से मोहब्बत करने वाले बुजुर्गान दीन ने भी मजदूरों के शाना बशाना हिस्सा लिया और अपना खून पसीना बहाया। किले की तामीर में अपनी जान कुर्बान करने वाले बुजुर्गों के मकाबिर किले के किसी न किसी दरवाजे के साथ मौजूद हैं, जबकि अंदर भी जगह जगह बुजुर्गों के मकाबिर हैं। किला अंदरूनी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम था, जिसके लिए 1750 फीट तवील दीवार तामीर की गई, जो किले के दिफाई हिस्से को आम हिस्से से जुदा करती थी। जंगी हिकमत अमली को मद्देनजर रखते हुए किले की कुल 12 दरवाजे बनाए गए, जो फन तामीर का नादिर नमूना है। हर दरवाजे की तामीर का एक मकसद था, जिसकी वजह से उनको बेहद अहमियत हासिल थी। उसके सदर दरवाजे का नाम हजार ख्वानी था। किले का सबसे काबिल दीद, आलीशान और नाकाबिल शिकस्त हिस्सा इसकी फसील है, जिस पर 68 बुर्ज, 184 बुर्जियां, 6881 नगरे और 8556 सीढ़ियां बनाई गई थीं। फसील 3 मंजिलों में 2 या सहकतारी तामीर की गई थीं और इसके चबूतरे, जो तीर अंदाजों और तोपचियों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, सीढ़ियों के जरिए एक दूसरे से मुंसलिक थे। कंगरों से दुश्मनों पर पिघला हुआ सीसा और खौलता हुआ पानी भी उंडेला जाता था। जब किला तामीर हुआ तो ये अपनी नौयत का एक बड़ा किला था। ताहम ये बात हैरान कुन थी कि इतने बड़े किले में महज चंद रिहायशी इमारतें तामीर की गई थीं, जिनमें 60,000 फौजी क़याम कर सकते थे। ये किला चूँकि दिफाई हिकमत अमली के तहत बनाया गया था, इसीलिए शेर शाह सूरी के बाद बरसर इक़्तिदार आने वालों ने भी यहाँ अपने ठहरने के लिए किसी पुरतायुश रिहाइशगाह का इंतजाम नहीं किया। महलात न होने के बाइस मुगल शहंशाह आकर खैमों में रहा करते थे। मुगल शहंशाह अकबर आजम के ससुर राजा मान सिंह, जो कि फौज का जर्नल भी था, उन्होंने यहाँ रहने के लिए एक हवेली बनवाई। किले में 3 बावलियां बनवाई गई थीं। बड़ी बावली आज भी मौजूद है, जो 270 फीट गहरी है, जिसमें उतरने के लिए 300 सीढ़ियां बनाई गईं। काबुली दरवाजे के नजदीक एक मस्जिद भी तामीर की गई थी, जिसका नाम शाही मस्जिद है, जबकि जनूबी हिस्से में मरकजी चट्टान पर ईदगाह बनाई गई थी। बज़ाहिर किला रोहतास एक बेतरतीब सा तामीराती ढांचा मालूम होता है, मगर शेर शाह सूरी ने इसकी तामीर में नक्श निकारी और खूबसूरती को मलहूज़े खातिर रखा। इसका सबूत किले के दरवाजे और शाही मस्जिद में की जाने वाली मीनाकारी से मिलता है। बंदवाना तर्ज तामीर की पहचान सोहल गेट से होती है। इसी तरह भुरभुरे पत्थर और संगे मरमर की सिलों पर खत नस्ख में कुंदा किए गए। मुख्तलिफ मजहबी इबारात वाले कुतबे खत्ताती के नादिर नमूनों में शुमार होते हैं। खवास ख्वानी दरवाजे के अंदरूनी हिस्से में 2 सिले नस्ब हैं, जिनमें से एक पर कलमा और दूसरी पर मुख्तलिफ कुरानी आयात कुंदा है। मौजूदा दौर में किले के चंद दरवाजों, राजा मान सिंह के महल और जनूब मगरबी समत 4 मंजिला इमारत में वाक़े बड़े फांसी घाट के सिवा बेशतर हिस्सा खंडराट में तब्दील हो चुका है। अपने वक्त का ये मजबूत तरीन किला आज बिखरी हुई ईंटों की मानिंद मौजूद है। किले रोहतास अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे बराए तालीम, साइंस और सकाफत यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल है। तो आपने अभी रिपोर्ट मुलाहिजा की, किला रोहतास का हमने विज़िट किया और आपको देखने का मौका मिला होगा कि ये कितनी पुरानी कदीम इमारत थी, लेकिन आज भी माशाल्लाह एज़ इट इज़ कायम है, क्योंकि पाकिस्तान जो अपने विरसे की हिफाजत करना जानता है। और जहलुम में ये जिस जगह वाक़ई थी, आपने देखा वहाँ कितनी ग्रीनरी और उसके दरमियान में ये जो किला था, मुझे तो लगता है कि ये किसी जन्नत ने कायम किया है। मतलब इतनी तवील मंजिला इमारत और इतनी मजबूत, मतलब मुझे यकीन नहीं आता कि इंसान ही वैसे एक बात है, ये हमारी कंटेंट हेड है इरम आपी, वो बड़ी मेहनत से भैया निकालती हैं। कहीं रोहतास पहुंच जाती हैं, कभी गोरखिल पहुंच जाती हैं, कहीं आपको जो है वो किसी किले में ले जाती हैं, कहीं कुछ पुराने जो मुग़ल दौर के लोग थे उनकी इमारतों तक ले जाती हैं। अब सारी चीज़ें वो करती हैं, पूरी चीज़ें, और फिर उसके बाद दानिश भाई इसको बड़ा खूबसूरती से जो है वो पैकेज बनाते हैं और फिर आपके सामने रखते हैं। और एक चीज़ रह गई इसमें, ये जो आपके सबसे खूबसूरत, टैलेंटेड, बेहतरीन किस्म के डायरेक्टर अगर नहीं भी हैं तो होस्ट तो है ना आपका, उसकी आवाज भी तो है ना इसमें। बिल्कुल, आवाज बिलाल अपनी तारीफ करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो इस पैकेज के पीछे वॉइस ओवर थी, तो ये जेन ज़ी के लिए, नो डाउट
मैं बिलाल से यही कह रही थी कि बिलाल जितनी अच्छी इसमें वॉइस ओवर, जितनी ठहर ठहर के आपने किया ना, कहा अदा कर दिया। शुक्रिया, मैंने 50 रुपए दिए थे, आप थोड़ी सी तारीफ कर दीजिएगा, लेकिन भूल जाती है अफशीन। लेकिन अब जो हमारे टीटी होते हैं ना, टीटी जो टिकट लेना आता है, तो हमने ट्रेन की चेन खींच दी है और वो टीटी आने वाले हैं, तो ट्रेन थोड़ी देर रुकेगी, सब्र करेगी, उसके बाद अगले स्टेशन पर लेकर जाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेन में चढ़ जाएंगे और वो डिजिटल ट्रेन होगी जो गोली की तरह जाएगी। मामला ये है कि छोटे बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज कराएं, कौन से गेम्स हो, कौन से टूल्स हो, वो सारी चीजें आज आपके लिए, आज जितनी अम्माएं बैठी देख रही हैं, आज आपने चैनल चेंज नहीं करना 1 घंटे तक। बिल्कुल, ये बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन होने जा रहा है, सो स्टे विद अस।